सो हेलो एवरीवन, दिस इज आर्यन सिंह एंड वेलकम बैक टू न्यू सिटीजन एकेडमी। आज हम लोग शुरू करने जा रहे हैं क्लास सिक्स सिविक्स की बुक का हमारा चैप्टर नंबर 4, की एलिमेंट्स ऑफ डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट या फिर की एलिमेंट्स ऑफ गवर्नमेंट। तो देखिए इसमें हमें पढ़ना क्या क्या है, पहले हम वो देख लेते हैं। तो की एलिमेंट्स ऑफ गवर्नमेंट में अगर आप देखोगे की एलिमेंट्स ऑफ डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट में, तो इसमें हमें जो टॉपिक्स कवर करने हैं ये आ गया। ओके, एक तो कि गवर्नमेंट में गवर्नमेंट का पार्टिसिपेशन कैसे रहता है, कोई सरकार कैसे बनती है, कैसे वो लोग हमारी कंट्री को रन करने में, हमारी कंट्री को गवर्न करने में पार्टिसिपेट करते हैं। नॉर्मल जो सिटीजन्स होते हैं कंट्री के, वो किस तरीके से पार्टिसिपेट करते हैं हमारी कंट्री को गवर्न करने में और हमारी गवर्नमेंट को बनाने में। उसके बाद क्या है कि गवर्नमेंट की हमें जरूरत क्यों पड़ती है, नीड टू रिजॉल्व कॉन्फ्लिक्ट, यानी कि हमारे देश में, हमारे राज्य में या हम जहां रहते हैं वहां किसी भी टाइप का अगर कोई भी कॉन्फ्लिक्ट होता है तो उसे रिजॉल्व करने की जो रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है वो किसकी होती है, गवर्नमेंट की। फिर बात की गई है कि अगर आपके यहाँ पे कोई रिवर से रिलेटेड डिस्प्यूट हो सकता है, रिलीजियस रिलेटेड डिस्प्यूट्स हो सकते हैं, अलग अलग चीजों से कनेक्ट करके आपके यहाँ पे डिस्प्यूट हो सकते हैं। तो आइए एक बार क्विक रिवीजन करेंगे इसमें कि हमें पढ़ना क्या क्या है। पहला तो चैप्टर का नाम ही क्या है, इसको मैं चेंज कर लेता हूं एक बार, ठीक है। की एलिमेंट्स ऑफ डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट। यानी कि किसी भी एक डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट के कौन कौन से की एलिमेंट्स होते हैं, बेसिक चीजें क्या क्या होती हैं जो अगर उस गवर्नमेंट में है, आपको वो चीजें अगर उस गवर्नमेंट में देखने को मिल रही हैं तो हम उन्हें कहते हैं कि ये गवर्नमेंट एक डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट है। तो पहला क्या है कि उसमें लोगों का पार्टिसिपेशन होना चाहिए, पार्टिसिपेशन ऑफ नॉर्मल सिविलियंस, नॉर्मल सिटीजन्स। सेकंड क्या है कि वहां पर यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज होनी चाहिए, यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज। अच्छा, मैंने आपको लास्ट क्लास में ये यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज क्या होती है ये चीज एक्सप्लेन की थी। क्या कोई अब भी मुझे ये बता सकता है कि यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज क्या होता है? आप लोग जल्दी से कमेंट करके बताओ कि यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज क्या होता है, और आप में से जिसका भी कमेंट सबसे पहले आएगा उसका कमेंट हम पिन करेंगे। ओके, फिर क्या है कि एक डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट के कुछ की एलिमेंट्स है, जैसे कि आपके कंट्री के अंदर कॉन्फ्लिक्ट्स को सॉल्व करना, कॉन्फ्लिक्ट्स को रिजॉल्व करना, कॉन्फ्लिक्ट्स को रिजॉल्व करना। फिर क्या है, जो ह्यूमन बीइंग है, जो सिटीजन्स हैं, उनकी विशेस को फुलफिल करना, उनकी डिमांड्स को फुलफिल करना, एंड ऐसी बहुत सारी चीजें हैं जो हमारी गवर्नमेंट को करनी पड़ती हैं। तो चैप्टर की शुरुआत कहां से हुई है? चैप्टर कहता है कि साउथ अफ्रीका इज अ कंट्री दैट हैज पीपल ऑफ सेवरल रेसेस, यानी कि साउथ अफ्रीका एक कंट्री है जहां पर लोग जो हैं वो, क्या हो रहा है ये, पीपल ऑफ सेवरल रेसेस, यानी कि अलग अलग रंग के लोग वहां पे रह रहे हैं। अच्छा, ये रेसेस का मतलब ये मत सोचना कि वहां पे रनिंग हो रही है, दौड़ करवाई जा रही है, बच्चे कॉम्पिटिट कर रहे हैं, नहीं। रेसेस का मतलब हो गया कि रंग हो गया, आपका कलर भेदभाव जैसे होता है ना कि तू गोरा है, तू काला है, तू सांवला है, ठीक है। तो यहां पर उसकी बात की जा रही है, आपके स्किन कलर की बात की जा रही है। तो साउथ अफ्रीका की अगर आप बात कर लो तो साउथ अफ्रीका के लोग बहुत अलग होते हैं एक दूसरे से, ठीक है। देर आर ब्लैक पीपल
who belonged to South Africa, whites who came there to settle, and Indians who came as laborers and traders. यानी कि वहां पर काले लोग हैं जो कि साउथ अफ्रीका में रहते हैं, गोरे लोग हैं जो कि बाहर से आकर के सेटल हो गए हैं साउथ अफ्रीका में, और कुछ इंडियंस हैं यानी कि कुछ भारतीय भी हैं जो कि एज अ लेबर और एज अ ट्रेडर गए थे साउथ अफ्रीका में. ठीक है, तो वहां पर देख रहे हो काला, गोरा, सांवला, अलग अलग कलर के लोग रहते हैं. माया नायडू, an 11 years old South African girl living in the town of Johannesburg, कहाँ क्या लिख देते हैं यार ये, was helping her mother clear up her old boxes. She found a scrapbook full of pictures and newspaper articles. There were many pictures of young schoolboys of around 15 years of age. When she asked her mother who the boys was, she told that he was called Hector Petrons. He had been shot by the police. Maya was shocked. Why? She asked. ठीक है, इसमें जो माया है, एक माया नाम की लड़की है जो साउथ अफ्रीका में रहती है. ठीक है, इस टाउन में. ठीक है, उसकी आपको ये स्टोरी दी गई है. इसमें आपको ये बताया जा रहा है कि वो एक बार अपनी मम्मी के साथ अपने घर की साफ सफाई में अपनी मम्मी की हेल्प कर रही होती है. तो वो बहुत सारे न्यूज़पेपर्स और आर्टिकल्स देखती है. ठीक है, और वो अपनी मम्मी से पूछती है कि मम्मा आखिर ये है क्या, और ये उसमें वो क्या देखती है कि बहुत सारे ऐसे लड़के हैं. ठीक है, बहुत सारे लड़कों की इमेज उसमें उसे दिखती है जो कि लगभग 15 साल 16 साल इतनी एज के ही थे. तो वो पूछती है कि आखिर ये लड़के कौन है, क्या हुआ इनके साथ. ठीक है, तो फिर उनकी मम्मा बोलती हैं कि इनको ना शूट कर दिया गया था. तो इस टाइप की कहानी दी गई है. अब उनको क्यों शूट किया गया होगा, ठीक है, उनको शूट किया गया होगा. अब देखो वहां पे अब सेवरल रेसिस के लोग हैं, बहुत अलग अलग रंग रूप के लोग रहते हैं. ठीक है, तो वहां पर जो मेजर कन्फ्लिक्ट होगा वो किस चीज को लेकर के होगा, वहां पर जो मेजर कन्फ्लिक्ट होगा वो आपके रेसिस को लेकर के होगा. ठीक है, उसके बाद नॉन वाइट्स वर नॉट अलाउड टू वोट. द बेस्ट लैंड इन द कंट्री वॉज रिजर्व्ड फॉर द वाइट पीपल एंड नॉन वाइट हैड टू लिव ऑन द worst available land. Thus, black and colored people were not considered to the equal to whites. यानी कि यहां पर ये कहा जा रहा है कि साउथ अफ्रीका का कुछ ऐसा सीन है कि वहां पर जो गोरे लोग हैं, यानी कि साउथ अफ्रीका में व्हाइट लोग जो हैं, ठीक है, व्हाइट पीपल्स के लिए अलग से जो अच्छी लैंड से यानी कि जो अच्छी जमीनें हैं वो रिजर्व कर दी गई है. क्या कर दी गई है, वो लैंड उनके लिए रिजर्व कर दी गई है. जबकि जो अगर तुम बात कर लो चाहे ब्लैक हो गए, ब्लैक पीपल्स हो गए और अदर, तो इनके लिए अनरिजर्व्ड लैंड है, अनरिजर्व्ड लैंड. यानी कि और इनको ना जो वहां की सबसे बेकार जमीन होती है, वहां की जो बेकार जमीनें होती हैं, इसमें इनको रहना पड़ता है. किनको, जो नॉन वाइट पीपल्स हैं, और जो गोरे लोग हैं उनके लिए अलग से जमीनें रिजर्व कर दी गई हैं. उसके बाद वन ब्लैक टाउनशिप वॉज द साउथ वेस्टर्न टाउनशिप सोवेटो. हेक्टर पीटरसन lived here and he had, क्या मैं बच्चों की तरह पढ़ रहा हूं यार. ओके, वन ब्लैक टाउनशिप वॉज द साउथ वेस्टर्न टाउनशिप सोवेटो. हेक्टर पीटरसन lived here and he had his classmates joined the protest against learning the Afrikaans languages in school. This was the language that the white spokes. यानी कि ये हेक्टर पीटरसन एक बच्चा है, ठीक है, जो कि यहां पर रहता था. कहां पर, वेस्टर्न टाउनशिप में. ब्लैक लोगों के लिए एक अलग से टाउनशिप बनाई गई है, अलग से शहर है, किनके लिए, ब्लैक पीपल्स के लिए. ठीक है, और उनको ये बोला गया है, उनको क्या नाम दिया गया है, वेस्टर्न टाउनशिप, यानी कि सोवेटो उसका नाम दिया गया है. हेक्टर पीटरसन एक बच्चा है, एक लड़का है जो कि इस जगह पर रहता है. ठीक है, और वो अफ्रीकन लैंग्वेज सीखने के अगेंस्ट में
प्रोटेस्ट करता है और उनके फ्रेंड्स वगैरह भी आकर के उसको ज्वाइन करते हैं. Hector and other school students were being forced to learn this language, but they wanted to learn their own language, Zulu. The South African police beat up the protesters and shot at the crowd. One of their bullets killed Hector. This was on 16th June 1976. ठीक है, वहां के बच्चों को फोर्स किया जा रहा था स्कूल में अफ्रीकन लैंग्वेज सीखने के लिए या फिर दूसरी लैंग्वेज सीखने के लिए. ठीक है, जो नॉन वाइट पीपल्स थे उनको. ठीक है, लेकिन वहां के एक बच्चे हेक्टर पीटरसन ने इस चीज के अगेंस्ट में प्रोटेस्ट किया और उसने कहा कि हम ये नहीं सीखेंगे, हम अपनी खुद की लैंग्वेज जुलू सीखेंगे. हम अपनी खुद की लैंग्वेज सीखेंगे जिसका नाम था उनका जुलू. और इसी चीज को लेकर के साउथ अफ्रीकन पुलिस ने उनको मारा. ठीक है, और उनको मारा तो मारा ही, मारने के बाद उसमें से हेक्टर पीटरसन को उसने गोली मारी. ठीक है, साउथ अफ्रीकन पुलिस ने, जिसकी वजह से 16 जून 1976 यानी कि 16 जून 1976 को हेक्टर पीटरसन की डेथ हो जाती है. द अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस, अ ग्रुप ऑफ पीपल who led to the struggle against apartheid, and their most well-known leaders, Nelson Mandela, fought the apartheid system for several years. Finally, they succeed, and in 1994, South Africa became a democratic country in which people of all races were considered equal. यानी कि 1976 में जब इनको मार दिया गया, 1976 में जब इनको मार दिया गया, किसको? हेक्टर पीटरसन को. 1976 16 जून को जब इनको मारा गया, तो उसके बाद अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस ने क्या किया? इस प्रोटेस्ट को, इस स्ट्रगल को और जोरों शोरों से बढ़ा करके शुरू कर दिया. और इसी को जो लीड कर रहे थे उसमें से एक लीडर थे हमारे नेल्सन मंडेला, जिन्होंने अपार्थाइड सिस्टम के अगेंस्ट में फाइट की थी. ठीक है, उन्होंने अपार्थाइड सिस्टम के अगेंस्ट में फाइट की. एंड फाइनली 1994 में, कब? 1994 में अफ्रीका को, यानी कि साउथ अफ्रीका को फुल्ली नॉन रेसिज्म कंट्री बनाया और वहां की जो गवर्नमेंट थी उसको एक डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट बनाया, जहां की हर कलर के, हर रेस के लोग, हर इंसान इक्वली ट्रीट किया जा रहा था, जैसे कि आज के टाइम पे हमारे इंडिया में किया जाता है. ओके, उसके बाद ये आपको एक्टिविटी वगैरह दी गई है, ये आप एक बार देख लीजिएगा. फिर है बात आती है, लेट अस नाउ ट्राई टू अंडरस्टैंड व्हाट अ डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट मीन्स टू ऑल ऑफ अस. यानी कि डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट का मतलब हमारे लिए क्या है. ठीक है, हमारे लिए डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट का मतलब क्या होता है. तो सबसे पहले इसमें जो आपका टॉपिक आया है वो आया है आपका पार्टिसिपेशन. यानी कि पार्टिसिपेशन का मतलब होता है, पार्टिसिपेशन को हिंदी में क्या बोलते हैं, खैर जो भी बोलते हूं, अब ये आगे बताता हूं मैं एक बार अगर याद आया. वाई डू वी हैव रेगुलर इलेक्शंस. रेगुलर इलेक्शंस का मतलब ये नहीं कि डेली इलेक्शंस हो रहा है, नहीं. रेगुलर इलेक्शन का मतलब हो गया कि टाइमली इलेक्शंस हो रहे हैं. यानी कि अगर हमारे यहां पे बोला गया है कि 5 इयर्स पे इलेक्शन होंगे, तो 5 इयर्स पे हमारे यहां पर इलेक्शंस हो रहे हैं. ठीक है, ऐसा क्यों हो रहा है, हमें रेगुलर इलेक्शंस की जरूरत क्यों पड़ रही है? यू हैव ऑलरेडी रीड इन द प्रीवियस चैप्टर दैट पीपल मेक द डिसीजंस इन अ डेमोक्रेसी. जैसे कि आप पुराने चैप्टर्स में पढ़ते हुए आए हो कि जो लोग होते हैं, जो नॉर्मल पीपल्स होते हैं, नॉर्मल सिविलियंस हैं, हम लोग सिटीजन्स हैं. ठीक है, डेमोक्रेसी के अंदर डिसीजन लेने का जो अधिकार होता है वो किसका होता है? पीपल्स का होता है, यानी कि लोगों का होता है. थ्रू वोटिंग इन इलेक्शंस पीपल इलेक्ट लीडर्स टू रिप्रेजेंट देम. दीज रिप्रेजेंटेटिव्स टेक डिसीजंस ऑन बिहाफ ऑफ पीपल. यानी कि जो लोग होते हैं वो क्या करते हैं, अपना एक एक रिप्रेजेंटेटिव चूज करके आगे भेजते हैं, और वही जो रिप्रेजेंटेटिव होते हैं वही रिप्रेजेंट करते हैं उनके थॉट्स को और उनकी फीलिंग्स को. सब कुछ कौन रिप्रेजेंट कर रहा है? वही रिप्रेजेंटेटिव जिनको इन्होंने चूज करके आगे भेजा है. इन डूइंग सो it is assumed that they will keep in mind the voices and interest of the people. Okay, all governments are elected for fixed periods. In India, this period is
5 years. Once elected, governments can stay in power only for that period. If they want to continue to be in power, then they have to be re-elected by the people. This is a moment when people can sense their power in a democracy. In this way, the power of government gets limited by regular elections. ठीक है. अच्छा देखो यार, इसमें पार्टिसिपेशन की बात की गई, यानी कि जो नॉर्मल सिविलियंस होते हैं वो इलेक्शंस में पार्टिसिपेट कैसे कर रहे हैं, वो गवर्नमेंट बनाने में कैसे पार्टिसिपेट कर रहे हैं, या हमारे यहाँ की जो गवर्नमेंट है तो उसमें उनका क्या पार्टिसिपेशन है, क्या रोल है. तो इससे हमें समझ में आता है कि हमारे यहाँ पर जैसे हर गवर्नमेंट की हर कंट्री के गवर्नमेंट के अपने अपने रूल है कि यहाँ पे इतने टाइम में इलेक्शन होगा, यहाँ पर इतने टाइम में इलेक्शन होगा. उसी तरीके से हमारे इंडिया के अंदर ये रूल है कि हर 5 साल के बाद हमारे यहां पर इलेक्शंस किए जाएंगे. तो 1 मिनट इसको करते हैं. ओके ठीक. तो हमारे इंडिया के अंदर क्या प्रोविजन है कि हर 5 years पे, यानी कि हर 5 साल के बाद हमारे इंडिया में इलेक्शंस किए जाएंगे. अच्छा, अब जो कोई भी सरकार, कोई भी गवर्नमेंट अगर चुनी गई है तो वो कितने टाइम के लिए चुनी जाती है? कोई भी गवर्नमेंट चुनी जाती है ओनली फॉर 5 years. क्या हो गया है यार, ये हमारे इंडिया में गवर्नमेंट जो है वो 5 साल के लिए इलेक्ट होती है. ठीक है, 5 साल के लिए इलेक्ट की जाती है. अगर यही गवर्नमेंट कंटिन्यू पावर में रहना चाहती है, तो ऐसा नहीं है कि ये कह देगी कि मुझे पावर में रहना है और ये पावर में रहेगी, ये रूलिंग पार्टी बनी रहेगी. नहीं, इसको वापस से री इलेक्ट होकर के आना पड़ेगा. क्या होकर आना पड़ेगा? री इलेक्ट होकर के आना पड़ेगा. तो ये नहीं है कि एक बार जिसकी सरकार बन गई उसी की सरकार रहेगी. अगर एक बार आपकी सरकार बन गई, कल को हो सकता है आप इलेक्शन हार जाओ और किसी और की भी सरकार बन सकती है. और यही एक टाइम होता है ना, जैसे मानिए कि आज 2025 चल रहा है, 2025 चल रहा है, इसमें इलेक्शन हो गए. ठीक है, इसमें तो इलेक्शन हो गए. अब मानिए कि यहां से बीजेपी की गवर्नमेंट बन गई, मानिए क्या बनी गई है, यहां से बीजेपी की गवर्नमेंट बन गई आज के टाइम पे 2025 में. अब ये जो गवर्नमेंट है वो लोगों की बात नहीं सुन रही है, लोगों का ये प्रॉब्लम्स नहीं देख रही है, महंगाई बढ़ते जा रही है, बहुत सारी समस्या अगर हमारी कंट्री में आ रही है. तो एक तो है कि हम लोग इनके इलेक्शन से पहले ही प्रोटेस्ट वगैरह करके और अविश्वास प्रस्ताव ला करके, ठीक है, इनकी सरकार को हटवा सकते हैं लोगों से डिमांड करके. जो हमारे रिप्रेजेंटेटिव वहां पर लोकसभा और राज्यसभा में है, उनसे हम लोग डिमांड करें, फिर वो आगे अविश्वास प्रस्ताव ला करके इसको हटा देंगे. बट अभी आपके लिए ये जरूरी नहीं है जानना. अभी आपके लिए जानना जरूरी क्या है कि ये इलेक्शन 2025 में हुआ. अब ये जो बीजेपी की गवर्नमेंट है ये कितने साल के लिए इलेक्ट हो गई? 5 years के लिए. ठीक है, लेकिन ये जो 5 years के लिए इलेक्ट हुई है ये तो अभी हो गई ना, 5 years के लिए इलेक्ट हो गई ये गवर्नमेंट. यार 5 years के लिए इलेक्ट हो गई है. अगर ये गवर्नमेंट हमारी बात नहीं मानती है, हमारे सोशल वेलबींग में नहीं सोचती है, ठीक है, हम लोगों की हेल्प नहीं करती है, हम लोगों को अच्छी एजुकेशन लेने में, अच्छी हेल्थ प्रोवाइड करने में और अच्छी फैसिलिटीज देने में अगर ये गवर्नमेंट फेल हो गई तो क्या किया जाएगा? 5 साल के बाद, आफ्टर 5 years, इस गवर्नमेंट को री इलेक्ट
नहीं करेंगे लोग, इस गवर्नमेंट को लोग रिलेक्ट नहीं करेंगे। क्यों नहीं करेंगे? क्योंकि इन्होंने इसके वेलबींग में इनके लिए नहीं सोचा है, इन्होंने इसके लिए काम नहीं किया, नॉर्मल सिटीजन्स के लिए इन्होंने काम नहीं किया, बस अपनी जेब भरते गए। अच्छा, अब ये पर्सनल मत ले जाना, बीजेपी अभी पावर में, इसलिए मैंने इसका एग्जाम्पल दिया था, कहीं तुम यहीं से पॉलिटिक्स शुरू कर दो, ठीक है। तो अब देखो यार, यहां से जो ये सरकार बनी थी, तो यहां जनता को अपनी पावर का पता चला कि हमारे पास क्या पावर है, हम लोग क्या कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन फिर ये 5 साल के टाइम पीरियड में 2030 तक का अगर टाइम पीरियड देख लो तुम, ठीक है, अगर सरकार नहीं सुन रही है तो अब जनता कठपुतली बन गई है कि सरकार जो बोलेगी वही करना है। लेकिन 5 साल के बाद जब वापस से इलेक्शंस आएंगे तो जनता को अपनी पावर का पता चलेगा कि आखिर हमारी पावर क्या है। ओके, उसके बाद आगे आगे क्या हम, ठीक है। तो पार्टिसिपेशन का गवर्नमेंट मेकिंग में, गवर्नमेंट में पार्टिसिपेशन का एक तो फॉर्म ये हो गया कि इलेक्शन के जरिए हम लोग पार्टिसिपेट कर सकते हैं। दूसरा, बाकी के कुछ और वेज हो सकते हैं, अदर वेज ऑफ पार्टिसिपेटिंग, ठीक है। पार्टिसिपेशन, गवर्नमेंट में पार्टिसिपेट करने के कुछ और भी तरीके हो सकते हैं, जैसे कि आइए हम लोग इसमें देखते हैं कि इस पैराग्राफ में अब ये बोल क्या रहा है। इलेक्शंस आर यूजुअली हेल्ड वंस इन 5 years। चलो ये हमने बात कर ली। बिसाइड्स वोटिंग देयर आर अदर वेज ऑफ पार्टिसिपेटिंग इन द प्रोसेस ऑफ गवर्नमेंट। पीपल पार्टिसिपेट बाय टेकिंग एन इंटरेस्ट इन द वर्किंग ऑफ द गवर्नमेंट एंड बाय criticizing in when required. In August 2005, when a particular government increased the money people had to pay for electricity, people expressed the disapproval very sharply. They took out rallies and also organized the signature campaigns. The government tries to explain and defend its decision. चलिए ठीक है, मान लेते हैं कि हमारी गवर्नमेंट जो है, ठीक है, मान लेते हैं कि हमारी गवर्नमेंट जो है वो बन गई है, हमारी गवर्नमेंट रूल कर रही है अभी, लेकिन ये गवर्नमेंट जो है कभी तो कुछ अच्छे काम करेगी, ठीक है, कुछ अच्छे काम करेगी, कई बार हो सकता है कि कुछ गलत काम करेगी, ठीक है, कुछ गलत काम करेगी। अच्छा, जब सरकार अच्छे काम करती है तो हम क्या करते हैं, हम सरकार को एप्रिशिएट करते हैं, हम गवर्नमेंट को एप्रिशिएट करते हैं जब गवर्नमेंट कोई अच्छा काम करती है। लेकिन अगर गवर्नमेंट कोई गलत काम करती है तो हम गवर्नमेंट को क्या करते हैं, क्रिटिसाइज करते हैं, गवर्नमेंट को हम क्रिटिसाइज करते हैं। तो एक मेथड ये हो गया गवर्नमेंट में खुद को इन्वॉल्व करने के लिए, खुद को पार्टिसिपेट करने के लिए। हम लोग डायरेक्टली तो पार्टिसिपेट नहीं कर सकते हैं गवर्नमेंट में, ठीक है, लेकिन हम इनडायरेक्टली तो गवर्नमेंट में पार्टिसिपेट कर ही सकते हैं, और इनफैक्ट हम इनडायरेक्टली पार्टिसिपेट करते भी हैं गवर्नमेंट में, ठीक है। तो चलिए, इतना समझ में आया अगर, तो आगे बढ़ते हैं हम कि और कौन से तरीके हो सकते हैं गवर्नमेंट में पार्टिसिपेशन के। अच्छा, एक बार एक चीज और समझ लीजिए कि जब भी बात की जा रही है गवर्नमेंट में पार्टिसिपेशन के या क्रिटिसिज्म के, कि गवर्नमेंट को आप अप्रिशिएट कर रहे हो किसी चीज के लिए, आप किसी चीज के लिए क्रिटिसाइज कर रहे हो गवर्नमेंट को, ठीक है, तो उसके भी कुछ तरीके होते हैं। जैसे अगर आप गवर्नमेंट को अप्रिशिएट कर रहे हो तो बाय सोशल मीडिया, बाय प्रेस मीडिया, बाय योर आर्टिकल्स, इन तरीकों को यूज करके आप उन्हें अप्रिशिएट कर सकते हो। लेकिन पता है, अगर तुम कोई अच्छा काम करोगे तो लोग तुम्हारे बारे में तारीफ छुप के करेंगे। तुमने अच्छा काम किया, वो आकर के बोल देंगे बहुत अच्छा काम किया तूने। लेकिन अगर तुमने कोई गलत काम कर दिया तो भरे बाजार में तुम्हारी बेइज्जती कर देंगे। वही सेम चीज ना सरकार के साथ होती है। सरकार अगर कोई अच्छा काम करेगी
तो लोग आपस में बात करके रह जाएंगे कि हाँ हाँ सरकार ना बहुत अच्छा काम कर रही है, सरकार ना बहुत अच्छा कर रही है ये। लेकिन अगर सरकार ने कोई भी गलत काम किया, ठीक है, हल्का सा भी, तो क्रिटिसाइज करने का एक भी मौका नहीं छोड़ते हैं भाई। मतलब देखो, रैलीज करेंगे, ठीक है, रैलीज करेंगे, प्रोटेस्ट करना शुरू कर देंगे, उसके बाद सिग्नेचर कैंपेन शुरू करते हैं, सिग्नेचर कैंपेन्स वगैरह, मतलब अलग अलग तरीकों से गवर्नमेंट को क्रिटिसाइज करना है बस। क्यों? क्योंकि गवर्नमेंट ने एक गलत काम कर दिया है। सही काम पे तो तुमने कुछ नहीं बोला कि हाँ गवर्नमेंट ने सही काम किया, चलो आज एक काम करते हैं, आज रैली निकालते हैं, सरकार की तारीफ करेंगे हम। ऐसा तो कभी नहीं किया आपने, ठीक है। उसके बाद ये आता है टॉपिक कि आखिर हमें सरकार की जरूरत पड़ती ही क्यों है, ठीक है। आखिर हमें सरकार की जरूरत ही क्यों पड़ती है भाई? सरकार हमें मिलनी नहीं चाहिए थी, इस पे हैं हम, ओके। देर आर मैनी वेज इन विच people express their views and make governments understand what actions they should take. These include dharnas, rallies, strikes, signature campaigns, etc. Things that are unfair and unjust are also brought forward. Newspapers, magazines, and TV also play a role in discussing government issue and responsibilities. What is true that a democracy allows people to participate, it is also true that not all sections of people are actually able to do so. Another way for people to participate is by organizing themselves into a social movements that seek to challenge the government and its functioning. Members of the minority community, Dalits, Adivasis, women and others are often able to participate in these manners. ठीक है, देखिए इतना सब कुछ हमारे देश में होने के बावजूद भी हमारे देश का जो एक बहुत बड़ा तबका है, यानी एक बहुत बड़ा सोशल ग्रुप है, ठीक है, वो हमारी गवर्नमेंट में पार्टिसिपेट ही नहीं कर पा रहा है, ठीक है। तो वो पार्टिसिपेट करने का अपना एक अलग ही रास्ता निकालते हैं, एक अलग ही जरिया निकाल लिया उन्होंने कि सोशल मूवमेंट्स में खुद को इन्वॉल्व करेंगे। क्या करेंगे? वो खुद को सोशल मूवमेंट्स में खुद को इन्वॉल्व करेंगे, ठीक है। दूसरा क्या है, कहां गया ये, पार्टिसिपेट इज बाय ऑर्गेनाइजिंग देमसेल्व्स इनटू सोशल मूवमेंट्स दैट सीक टू चैलेंज द गवर्नमेंट, ठीक है। खुद को ये लोग सोशल ग्रुप्स अपना खुद का बना लेते हैं, उसके बाद सोशल मूवमेंट्स ये लोग ऑर्गेनाइज करते हैं। वहां से ये लोग क्या करेंगे कि आपकी गवर्नमेंट के पास बातचीत लेकर के जाते हैं कि भैया मेरी ये प्रॉब्लम है, ठीक है, इस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन दो, तुम सरकार हो, हमें तुमसे उम्मीदें हैं, तुम्हें हमारे लिए काम करना पड़ेगा। तो एक तो तरीका ये हो जाता है लोगों का गवर्नमेंट में पार्टिसिपेट करने का। इफ अ कंट्रीज पीपल आर अलर्ट एंड इंटरेस्टेड इन हाउ द कंट्री इज रन, द डेमोक्रेटिक कैरेक्टर ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ दैट कंट्री विल बी स्ट्रॉन्गर। यानी कि देश के जो लोग हैं, उस देश के जो लोग हैं, उस कंट्री के जो लोग हैं, वहां के पीपल हैं, ठीक है, वो लोग अगर इंटरेस्ट लेते हैं, वो लोग अगर एक्टिव हैं इस चीज को जानने में कि हमारी सरकार किस तरीके से चल रही है, हमारे देश को किस तरीके से चलाया जा रहा है, तो वहां की जो डेमोक्रेसी रहती है वो और भी स्ट्रॉन्गर बन जाती है, ठीक है। फिर जो आया है टॉपिक हमारा, वो आता है, इसमें अब आपका ज्यादा कुछ है नहीं, ठीक है। तो अगले में आपका है कि हमें सरकार की जरूरत क्यों पड़ती है, और ये आई थिंक आपका लास्ट टॉपिक है। हाँ ठीक है, इन सब में आपको वही दिया गया है, इक्वालिटी एंड जस्टिस। चलिए सेकंड लास्ट है ये। देखिए हमें सरकार की जरूरत क्यों पड़ती है? सरकार की एक तो जरूरत पड़ती है हमें हमारे वेलफेयर के लिए काम करने के लिए, हमें उसकी जरूरत है। उसके बाद यहां पर हमने और क्या देखा था, कहां गया, कॉन्फ्लिक्ट्स को रिजॉल्व करने के लिए, ठीक है।
इन सारी चीजों के लिए हमें सरकार की जरूरत पड़ती है। तो यहां पर वही दे रहा है, नीड टू रिजॉल्व कॉन्फ्लिक्ट, यानी कि हमारे देश में अगर कोई कॉन्फ्लिक्ट हुआ है तो उसको सॉल्व करने की जिम्मेदारी भी किसकी है, हमारी गवर्नमेंट की होती है। ठीक है। In Maya stories, you read about how conflict can often lead to violence and death because one group decided that it is all right to use force to prevent the other groups from protesting. ठीक है। Conflicts occur when people of different cultures, religions. देखो conflict कब होता है? Conflict होता है जब अलग अलग जाति के, धर्म के, रंग के, तबके के, अलग ग्रुप के लोग आपस में रहते हैं, तो वहीं पे conflict स्टार्ट हो जाता है। जैसे कि हम लोगों ने सेकंड चैप्टर में आई थिंक पढ़ा था कि हम लोग उन्हीं लोगों के साथ अनसेफ फील करते हैं जो हमसे देखने में अजीब लगते हैं, जो हमारे जैसे नहीं होते हैं। ठीक है, हम उनके साथ अनसेफ फील करते हैं और कई बार क्या होता है कि उन्हीं के साथ फिर हमारा कॉन्फ्लिक्ट स्टार्ट हो जाता है। तो एक तो रीजन ये हो जाता है कि लोगों के साथ हम डिस्क्रिमिनेट कर रहे हैं। ठीक है, उनके रिलीजन, उनके कास्ट, उनके प्लेस ऑफ बर्थ, उनके लैंग्वेज, ठीक है, उनके रीजन, इन सब के अगेंस्ट हम लोग उसको डिस्क्रिमिनेट कर रहे हैं इसके बेसिस पे। ठीक है, तो एक तो आपके कॉन्फ्लिक्ट का रीजन ये हो जाता है। दूसरा जो आपके कॉन्फ्लिक्ट का रीजन होता है वो होता है रिवर। कॉन्फ्लिक्ट का जो दूसरा रीजन है वो है आपका रिवर, यानी कि नदी। रिवर, भैया रिवर किस तरीके से हो गया यार कॉन्फ्लिक्ट का रीजन? तो देखो यार, तुम्हारा रिवर जो है वो कॉन्फ्लिक्ट का रीजन इस तरीके से हो गया कि मान लो यहां पर, चलो यहां देखते हैं इस साइड पर। ठीक है, ये ठीक है, और कैसे बनता है यार, चलो जो भी है एक बार ना बस इसको सपोज कर लो कि ऐसे करके कुछ है ये। इतना ही कर लेते हैं। ठीक है, अब मानो कि यहां से कोई रिवर आ रही है। एक स्केल्ट ये रहा आपका, दूसरा स्केल्ट ये रहा आपका। चलो अलग अलग इनको कलर से कर लेते हैं। एक तो आपका स्टेट ए है, एक है आपका स्टेट बी हो गया। ठीक है, अब यहां से हम देख रहे हैं कि कोई रिवर फ्लो करती हुई आ रही है। ठीक है, कोई रिवर फ्लो करती हुई आ रही है यहां से। तो अब यहां पर कॉन्फ्लिक्ट कैसे होता है? यहां पर कॉन्फ्लिक्ट हो जाता है स्टार्ट इस तरीके से कि यार इसने यहां पर एक डैम बना लिया। ठीक है, अब इसने जो डैम बनाया इसके वजह से स्टेट बी में पानी आना कम हो गया है, लेस रिवर वाटर। तो नदियों के पानी के रोकने की वजह से भी कई बार कॉन्फ्लिक्ट बढ़ जाते हैं, कई बार कॉन्फ्लिक्ट हो जाता है स्टेट्स में, कई बार कंट्रीज में। जैसे कि अभी आपने एक न्यूज अगर आपने फॉलो की होगी और आपको पता भी होगा शायद कि अभी हमारे इंडिया में पहलगाम में लोगों पे अटैक किया गया। जब लोगों के ऊपर पहलगाम में अटैक किया गया तो उसके बाद इंडियन गवर्नमेंट ने ऑपरेशन सिंदूर लॉन्च किया था। उससे पहले अगर आप देखोगे तो इंडियन गवर्नमेंट ने जो सबसे पहला काम किया था वो किया था कि सिंधु नदी यानी कि सिंधु रिवर का जो वाटर था, सिंधु रिवर का जो पानी था, सिंधु नदी का पानी वो पाकिस्तान जाता था। कहां जाता था? पाकिस्तान। तो जब ये पानी पाकिस्तान जा रहा था इंडिया से होते हुए, तो इंडिया वालों ने क्या करा कि पाकिस्तान में जाने वाला वो पानी ही ब्लॉक कर दिया।
बोला भैया हम नहीं जाने देंगे पानी, तुमने हमारे यहाँ अटैक करा ना, अब तुम देखो हम तुम्हारा हाल क्या करते हैं। ठीक है, तो क्या करा इन्होंने, यहाँ का पानी ही रोक दिया। तो अब क्या, दोनों कंट्रीज में अगर पाकिस्तान की गलती नहीं होती तो एक कन्फ्लिक्ट का रीजन बन गया था। इसी तरीके से कई बार आपने देखा होगा कि आपको खबर मिलती है कि दिल्ली, हरियाणा और पंजाब के बीच में लड़ाइयां चल रही हैं। क्यों? यमुना रिवर को लेकर के, कि वो लोग गंदगी फैलाते हैं, ये लोग गंदगी फैलाते हैं। इस तरीके से करके कई बार स्टेट्स में भी लड़ाइयां शुरू हो जाती है, कन्फ्लिक्ट स्टार्ट हो जाते हैं। तो इन सभी कन्फ्लिक्ट्स को सॉल्व करने की जिम्मेदारी किसकी है? गवर्नमेंट की है। तो यही तो हमारे गवर्नमेंट के की एलिमेंट्स हैं, और क्या है, यही तो बेसिक जो उनका ड्यूटी है, यही हमारी गवर्नमेंट की। फिर जो हमारा लास्ट टॉपिक है इस पूरे चैप्टर का, वो है इक्वालिटी एंड जस्टिस, यानी कि एकता और जस्टिस को बोलते हैं न्याय, एकता और न्याय। वन ऑफ द की आइडिया ऑफ अ डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट इज इट्स कमिटमेंट टू इक्वालिटी एंड जस्टिस। इक्वालिटी एंड जस्टिस आर इनसेपरेबल, यानी कि इक्वालिटी और जस्टिस को एक दूसरे से अलग नहीं किया जा सकता है। अगर कहीं इक्वालिटी है तो वहां पर जस्टिस जरूर होगी। ठीक है, द अर्लियर प्रैक्टिस ऑफ अनटचेबिलिटी इज नाउ बैंड बाय लॉ। दिस ग्रुप ऑफ पीपल वर डिनाइड education, transport or medical facilities and even the chance to offer prayers. Dr. Ambedkar, whom you have read about earlier in this book, and many other like him, realized that such practices must not continue, and that justice can only be achieved when people are treated equally. The government also recognized this. ठीक है, जैसे कि आपने इसी बुक के पिछले चैप्टर्स में भी पढ़ा कि किस तरीके से डॉक्टर अंबेडकर के साथ प्रॉब्लम्स होती थी। ठीक है, उनको पढ़ने की परमिशन नहीं थी, क्लासरूम में बैठने की परमिशन नहीं थी, जिस घड़े से, जिस पॉट से सारे बच्चे पानी पीते थे उससे उनको पानी पीने की परमिशन नहीं थी। वो अपनी खुद की चटाई लेके जाते थे। बच्चे क्लासरूम में पढ़ाई कर रहे हैं और अंबेडकर सर क्या करते थे, बाहर ग्राउंड की साफ सफाई करते थे, वॉशरूम की सफाई करते थे। ठीक है, इस तरीके की चीजें उनको करनी पड़ रही थी। तो इन सभी प्रॉब्लम्स को देखते हुए डॉक्टर अंबेडकर ने और बहुत सारे उन्हीं के जैसे लोगों ने क्या सोचा कि हमें इस चीज को चेंज करना होगा, हमें इस चीज को चेंज करना चाहिए। और उसी के बाद ये जो अनटचेबिलिटी है इसको बैन कर दिया गया लॉ के द्वारा। ठीक है, अब हमारे स्कूल में, कॉलेजेस में, गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स में या जितने भी पब्लिक प्लेसेस हैं वहां पर हर कोई जा सकता है। टेंपल्स में भी पहले इनको जाने की परमिशन नहीं थी, लेकिन अब ये लोग टेंपल्स में भी जा सकते हैं। ठीक है, तो बस मेरे दोस्त इसी के साथ होता है ये चैप्टर समाप्त। कल हम लोग पढ़ेंगे क्लास 6th की सिविक्स का चैप्टर नंबर 5, पंचायती राज सिस्टम। ठीक है, तो मेरी बस आपसे यही रिक्वेस्ट है कि कल वो वाला चैप्टर रीड करके आना अपने घर से ही। ठीक है, घर से रीड करके आना, क्या घर पे ही रहते हो तुम, तो रीड करके आराम से बैठ के पढ़ना। ठीक है, और उसके बाद ये लेक्चर देखना आगे वाला, और इसको एक बार लेक्चर देख लिया, एक बार एनसीईआरटी रीड मार लो, 10 से 15 मिनट लगेंगे। सिर्फ जो टॉपिक्स बताए हैं उनको याद करो। अगर आपको कुछ भी उसमें डाउट लगता है तो वापस से लेक्चर को रिपीट करो, लेक्चर 10 बार देखो, लेकिन एक बार जो पढ़ लिया उसे हमेशा लाइफ टाइम के लिए याद रखना। ठीक है, तो यहीं पे ये लेक्चर समाप्त करते हैं, फिर मिलेंगे दूसरी वीडियो में। ओके, टाटा, बाय बाय।